And in the first class, I think initially introductory class and meeting was held with Dr. Diksha Dave, who was a program coordinator. And so you all must be having an idea about what are the courses in this paper, and how you have to go about with your studies. Uh, from today onwards, we have started with the counseling schedule. The schedule has been uh, shared. Students all over, RCs all over India, they have been shared with the students who have enrolled in this program in January 2024 session. Okay, so our first class will be taken by Dr. Hitesh Sukhwal sir, and sir, you can please start. Okay, thank you. ओके मैम, थैंक यू वेरी मच. सो ये विजिबल है मेरा पीपीटी? Yes sir, it is visible. Okay. So now let me. स्लाइड शो कर दिया है मैंने, तो कैन यू कंफर्म मी प्लीज? अभी तो सर फर्स्ट स्लाइड शो कर रहा है. हाँ, स्लाइड शो. ओके. यस. या स्टूडेंट्स, नमस्कार. मैम ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया, थैंक यू वेरी मच मैम. मेरा नाम हितेश है और मेरा बैकग्राउंड जो है वो एनवायरनमेंट का है कि मैं लास्ट 20 ईयर्स से एनवायरनमेंट फील्ड में जो है मैं काम कर रहा हूँ. एज ए यूनिवर्सिटी लेक्चरर भी रहा हूँ और अब एक इंडस्ट्री के साथ में एज एन एनवायरनमेंट हेड में एसोसिएट हूँ. तो आज मुझे टॉपिक दिया है. अगर कहीं आवाज नहीं आई या कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे एक बार इंदु मैम आप मुझे थोड़ा बता दीजिएगा, है ना? श्योर सर. रिमोट प्लेस पे रहते हैं तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है. ठीक है सर. ओके, थैंक यू. तो स्टूडेंट्स, आज मुझे टॉपिक जो मिला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन के बारे में, कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 3 चीजें हम बात कर रहे हैं. वेस्ट की बात कर रहे हैं, सॉलिड की बात कर रहे हैं और उसके मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं. यानी वेस्ट कितनी तरह का हो सकता है, बहुत सारी वेराइटी होती है और उसमें भी हम सॉलिड वेस्ट की बात कर रहे हैं. तो इंट्रोडक्शन टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आज का टॉपिक रखा है. तो विथ योर परमिशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपनी पहली स्लाइड से, जो आप देख रहे हो अभी. और स्लाइड क्लियर हमें ये मैसेज करती है कि सॉलिड वेस्ट जो हम रोज हमारे रूट में घर से बाहर निकलते हैं और हमारे डेस्टिनेशन, चाहे मार्केट जाएं, चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाएं, चाहे अपने एजुकेशन प्लेस पे जाएं, या वॉट एवर प्लेस जो हम सोचते हैं कि हमको आज घर से बाहर निकलना है, जैसे हम घर से बाहर निकलने की सोचते हैं, आसपास कुछ दूरी पे या खाली प्लॉट में, खाली जगह पे, सड़क के किनारे, पानी के किनारे, तालाब के किनारे, गांवों में, शहरों में, कोई एक पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं ऐसी कि यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, हर जगह मिल रहा है. ये जो फर्स्ट पिक्चर जो आपको दिख रहा है वही अपने आप में एक विचलित करने वाली होती है. जब हम सड़क पर निकलते हैं, ट्रैफिक होता है और वॉक करना अगर हमको है तो हम देखते हैं कि किस तरह से हमको कचरे के ढेर से पास से होके गुजरना पड़ेगा, या जहाँ डंप किया हुआ है वहां से गुजरना पड़ेगा, या वो बचपन में हमारी देखी हुई एक पानी का तालाब है वो अब जो है वो पूरा सट गया है उससे, जो आज एक डंप बन गया है सॉलिड वेस्ट का. तो डेफिनेशन कहीं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, साइंटिफिक हो सकती है, लेमैन की हो सकती है, पर अंडरस्टैंड ये करना है कि क्या, क्यों, कैसे, कब हम इस तरह से इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं कि आज इसके निस्तारण के लिए हमको और आपको क्लास लेनी पड़ रही है, एक दूसरे से संवाद करना पड़ रहा है कि क्या हम कर सकते हैं. ये एक लीगल पर्सपेक्टिव है. इसका रिसेंट डेटा अभी पब्लिश मैंने कहीं देखा नहीं, पर ये उस समय का डेटा है जब मैंने ये प्रेजेंटेशन एसोसिएट हुआ मैं इससे, और ये उस समय की केस स्टडीज हैं जहां पर आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे
कि एनजीटी ने गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स पे, स्टेट गवर्नमेंट पर एनजीटी So, ने, so the slides are not moving. Have you changed the slides? या आई डिड Yes, but it's still showing the first slide. ओके, वेयर इट इज प्रॉब्लम Yeah, नाउ. now it's there. Legal perspective. Yes. Yes. Okay. So, legal perspective, I was talking about legal perspective. NGT imposed penalty on state government. 3,800 crore on Telangana, 1st October 2022. On Rajasthan, 3,000 crore. And various numbers like in other place, West Bengal, Punjab, Karnataka, Maharashtra. क्यों? किस लिए? वो आपने अपने इस स्टडी मटेरियल में भी देखा होगा, और शायद आपने अपने कहीं न कहीं इस चीज को जरूर पढ़ा होगा कि स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सिटीजन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एज ए जो सिटीजन लीव करना हूं हमारे कंट्री में, हमको साफ पानी मिले, साफ हवा मिले, स्वच्छ वातावरण मिले, ये एक स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यही सोचा कि भाई जब आप एक स्टेट को ऑन कर रहे हो, यानी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या जो सीएम है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी बोलना गलत होगा, सीएम है, तो वो उसकी एक ड्यूटी है, स्टेट का जो एक कॉन्स्टिट्यूट है उसकी एक ड्यूटी है कि आप अपने सिटीजन्स को जो है वो स्वच्छ वातावरण दें। स्वच्छ वातावरण की जब मैं बात करता हूं तो सब चीज आ जाती है, चाहे पानी की बात करें, चाहे हवा की बात करें। It is the constitutional responsibility of the state and the local bodies to provide a pollution-free environment. इसे कहते हैं गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की बात हम सुनते हैं, पर गुड गवर्नेंस जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो देखने को मिलता है। What NGT says as per the rule, for restitution of property damaged, for restitution of the environment for such area or areas, हम बात करते हैं कि ये जो पेनल्टी लगी, ये जो कंपनसेशन इम्पोज किया गया, ये किसके लिए किया गया कि अगर आप कोई एनवायरमेंट डैमेज होता है, किसी भी वजह से होता है, तो उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि किस तरह से हम उस पर इसमें पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। ये मूव हुआ है इंदु मैम स्लाइड? इंदु मैम? It is yes, it is moving now. Third slide. So I was talking for fundamental duties, state duties. तो जहां मैंने दिया है आपको एक रेफरेंस आर्टिकल 51 का। What Article 51A says? Fundamental duties. It says about fundamental duties. Kindly refer this clause number G. To protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. अब एक तरह तो मैंने आपको ड्यूटी बताई जो गुड गवर्नेंस के अंदर आती है, वो है कि स्टेट को हमें स्वच्छ वातावरण मुहैया करवाना है, पर दूसरी तरफ एक चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी एक सिटीजन की भी है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। हार्मोनी बना के रखें, सॉवरेनिटी बना के रखें, ये सब तो ठीक है, ब्रदरहुड हो, पर उसकी एक ड्यूटी ये भी है कि वो फॉरेस्ट है या लेक है या रिवर है, वाइल्ड लाइफ है, उसकी होलसमनेस के लिए भी वो उसका उतना ही रेस्पॉन्सिबल है जितना कि वो एक स्टेट को एक रेस्पॉन्सिबल बनाता है। स्टेट हमको क्या करेगा, कोई रिसोर्स नहीं है तो हमको मुहैया करवाएगा या इस तरह से, पर अगर अपने घर से बाहर निकल के और किसी चीज को, अपनी जो यूज की हुई चीज को घर के बाहर किसी भी बिना साइंटिफिक मेथड के या किसी ऐसे डिस्पोजल करूं या मैं बर्न आउट कर दूं उसको ओपन एयर में, तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली वो अपने एटमॉस्फेयर को, आसपास के नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेगा, खराब करेगा। तो ये सिटीजन की भी ड्यूटी है, जो आर्टिकल 51 और 51A का जो पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज, वो ये डिस्क्राइब करता है कि एवरी सिटीजन हैज अ ड्यूटी। अगेन ये गंगा रिवर बेसिन की पिक्स ली हुई है, और हम एक मान्यता है, धर्म के हिसाब से भी हो सकती है, जो हम पूर्वजों से, पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं
कि आपने भगवान के फूल जो है आप पानी में बहा दें, या कोई भी ऐसी चीज जो भगवान को अर्पित की गई थी और अब वो यूज नहीं आ रही, लाइक ये जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं, मालाएं देख रहे हैं, गार्लैंड, आपने क्या करना है, उसको पानी में बहा, बहते पानी में छोड़ दें। बहता पानी तो अब ज्यादा दिखता नहीं है। आज हम जहाँ रह रहे हैं उसके मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, अगर मैं बात करूँ एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट या इस प्लेस की, जहाँ सीजनल के अलावा भी पेरिनियल रिवर्स चलती हैं, तो जहाँ पर अगर आज जैसे हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान की बात करें तो यहाँ कोई पेरिनियल रिवर जो 12 ही महीने चले वैसी कोई रिवर नहीं मिलती। और भी इस तरह की जगह हैं जहाँ पर आपको बहता पानी नहीं दिखेगा। तो आज के पर्सपेक्टिव में वो चीजें अलग है और पहले के जमाने में वो चीजें अलग रही होगी, मेरा ऐसा मानना है। आज जब हम बात करते हैं बहता पानी हो चाहे रुका हुआ पानी हो, कोई भी तरह का पानी हो, इस चीजों की आप उसके इकोलॉजी को, इसके इकोसिस्टम को, एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करना आपका राइट नहीं है। उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं। आज की तारीख में फ्लावर्स को कलेक्ट करके एक यूपी की एक कंपनी है, लखनऊ या कानपुर का कोई, कानपुर का एक कंपनी, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, टीवी में भी उसके कई बार केस स्टडीज आ चुकी है। वो कलेक्ट करती है फ्लावर्स को और वो परफ्यूम बनाती है, इत्र जिसको बोलते हैं, नेचुरल, जिसमें कोई अल्कोहल नहीं रहता, जो भगवान को भी चढ़ाया जाता है, और उसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं उससे। आजकल वेस्ट वेस्ट नहीं है, बशर्ते कि उसको जुडिशरी यूज किया जाए, उसको उसको एक प्रोसेस से सिस्टमेटिकली उसको मैनेज किया जाए। इसीलिए हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे आज चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारी संगोष्ठियां होती है, बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड आने वाला है, किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से ये एक वातावरण को, हमारे पूरे इकोसिस्टम को, पारिस्थितिकी तंत्र को, हमारे जीव जंतुओं को और इवन हमको परेशान कर रहा है या परेशान करेगा, और आने वाली जनरेशन को इससे किस तरह से निपटना होगा। यहाँ हम ग्रीड की भी बात करते हैं, नीड की भी बात करते हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो घर के बच्चे से लेकर घर के बूढ़े तक को, आज भी जब हम 2024 में चल रहे हैं, 21वीं सदी की तरफ जा रहे हैं, चांद पर हम पहुंच चुके हैं, फिर भी हमको पढ़ना पड़ेगा। और ऐसी तस्वीर जो आप अभी देख रहे हैं वो हम आपके आसपास भी देखने को मिलती होगी, चाहे मैं दिल्ली की बात करूं, चाहे मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान के किसी सिटी की बात करूं जहां पर कोई सीजनल लेक रहती है, या हम और भी नीचे चले जाएं, साउथ की तरफ चले जाएं, या इवन आज ईस्टर्न में भी चले जाएं, तो आपको ये तरह की तस्वीरें कहीं न कहीं देखने को मिलेगी। ये भी एक ओल्ड डेटा है, ये 2022 का डेटा है। गंगा रिवर इज द सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। ये जो आप साइट देख रहे हैं अपने अपने स्क्रीन पे, वेस्ट डंप साइट है ये गुजरात का वेस्ट डंप साइट है, पिराना साइट नाम है इसका। और आप अगर कभी जाने का मौका मिला हो या आपने किसी ने उसमें से देखा हो, तो आपको यहाँ पर अरावली हाइट के, हम जो कहते हैं ना, बड़े बड़े पहाड़ आपको डंप के दिखेंगे। चाहे दिल्ली का, गाजियाबाद का, उधर का यूपी दिल्ली बॉर्डर गाजियाबाद का एरिया अगर आपने देखा हो, या ओखला एरिया देखा हो, कुतुब मीनार के पीछे का एरिया देखा हो, तो आपको वहां पर इस तरह के बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे जो केवल सॉलिड वेस्ट के पहाड़ हैं। और आज की तारीख में सॉलिड वेस्ट के उन बड़े बड़े पहाड़ को, जिनसे वेस्ट निकाल के बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो फ्यूल बना रही है, रिफ्यूज डेराइव फ्यूल, है ना, उसको, जो कि बड़े डंप रहते हैं उनमें से जो निकलता है उसको लिगेसी वेस्ट कहते हैं, या जो फ्रेश आता है उसको फ्रेश म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहते हैं, जिससे रिफ्यूज डेराइव फ्यूल बनाया जाता है। तो ये उस साइट का पिक्चर मैंने खुद ने लिया हुआ है, पिक्चर मैं खुद वहाँ जाके ये पूरा प्रोसेस, ट्रॉमल मशीन और ये सब मैंने खुद ने देखा उसका, कि क्या प्रोसीजर से ये लीगेसी वेस्ट को जो है वो आज यूज कर रहे हैं, या जो फ्रेश वेस्ट जो भी आ रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कंपनीज को हायर किया हुआ है, कंपनीज को उन्होंने ऐसे टेंडर निकाले हैं कि भाई आप यहाँ से वेस्ट ले जाएं और इसको कंबस्ट करें, उससे एनर्जी लें, वेस्ट टू एनर्जी क्रिएट करें, और या तो पावर में जाए, या जहाँ लाइक सीमेंट इंडस्ट्री या इस तरह की इंडस्ट्रीज होती है, पावर प्लांट होते हैं, उनमें ये जाकर फ्यूल, थर्मल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम में आए।
मुझे लगता है मुझे बार बार स्लाइड चेंज करनी पड़ रही है। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा है, कंटिन्यू चल रही है ना स्लाइड? यस सर, यस। थैंक यू। तो ये हम जो बात कर रहे थे सॉलिड वेस्ट की, मुझे नहीं पता कि आपने शायद 2016 के पहले का कोई बैकग्राउंड इसके बारे में पढ़ा हो, पर हम कुछ एक्ट पढ़ते हैं, है ना? हम एक्ट पढ़ते हैं, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल, वाटर प्रिवेंशन पोल्यूशन कंट्रोल, इस तरह के जो हम एक्ट पढ़ते हैं जो 1981 में 74 में इस तरह से जो इंट्रोड्यूस हुए थे। सबसे पहला एक्ट हमारे इंडिया का जो है वो एनवायरनमेंट के नाम पे वो वाटर का था जो 1974 में आया, देन एयर का था जो 1981 में आया। उसके बाद आपको सबको पता होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, है ना, 3 दिसंबर 1984 को। और देन 1986 के अंदर एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1986 में, ये आप कह सकते हैं एक अम्ब्रेला एक्ट था। इसके अंदर बहुत सारे एक्ट रूल्स को मर्ज किया गया। एक्ट 1986 में जो आया उसके अंदर सब्सिक्वेंटली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल्स बनाए गए, और उसी के अंदर का एक पार्ट जो कि पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से डिफाइन करता था, उसको डिस्पोजल के मेथड को करता था। उसके बाद 2016 में जब ये जरूरत महसूस हुई कि बहुत सारा लीगेसी वेस्ट आ रहा है, डंप के डंप बन रहे, गांव जो आज गांव नहीं रहे उसके आसपास पूरी लेक वगैरह जो भी नेचुरल चीजें हैं वो पूरी डंप बनती जा रही है। लोग पूरा एक एरिया गवर्नमेंट को एक ईयर मार्क करना पड़ रहा है कि हाँ ये डेवलपमेंट होगा अर्बन का या सब अर्ब का, तो यहाँ पर हम डंप रखेंगे। तो क्यों डंप रखेंगे, क्यों लैंडफिल करेंगे, क्यों लैंड पे स्टोरेज करना? इस तरह की चीजों को लेके 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इंट्रोड्यूस हुआ। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल इंट्रोड्यूस किया तो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है? आज की तारीख में अगर लेमन लैंग्वेज में मैं बात करूं तो वो सब जगह होता है। फिर भी इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा इसको। एवरी अर्बन लोकल बॉडी outgrowths in urban mass, notified areas, notified industrial townships, areas under the control of Indian Railways, airports, air bases, ports and harbors, defense establishments। फिर सेस की बात करते हैं, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्लेसेस ऑफ पिलग्रिम, सारी जगह जो भी आज कवर हो रही है। इवन अब तो ये और भी अमेंडेड हुआ है आने वाले टाइम के हिसाब से कि जहां भी इस तरह का सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे कॉमर्शियल है, नॉन रेजिडेंशियल है, यहाँ पर सब पर उस जगह पर ये जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 जो वो इम्प्लीमेंट होगा। अब बात करते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जब हम बात कर रहे हैं, हमने पहले भी एक बात करी। पहली बात तो ये कि इसमें 3 तरह की चीजें निकल के आती है। वेस्ट है, वो सॉलिड है और सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट है। तो क्या हम इसको आगे फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं? हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला, आज आप मीडिया में सुनते आ रहे हैं कि गीला कचरा और सूखा कचरा। तो सबसे पहला कैटेगराइजेशन तो ये हो गया कि सॉलिड वेस्ट के अंदर 2 तरह के कैटेगरी हम बना सकते हैं, गीला है और सूखा है। गीला ज्यादातर वो कचरा जो कि हमारी किचन वेस्ट से निकलता है, या जो फूड जो हम बना रहे हैं, या कोई इंडस्ट्री है जहाँ पर इस तरह की पैकेजिंग और इस तरह का काम होता है, जहाँ पर मॉइस्चर वाला काम होता है, वो जो एक कचरा निकल रहा है वो एक गीला कचरा हो सकता है। और सूखे कचरे के अंदर अदर की जो भी जितनी भी सारी चीजें जो घर से निकलती है, अदर देन बैटरी की बात नहीं करूंगा, उसका एक अपना रूल है ना। तो ये जो सारी चीजें निकलती है, और बायोमेडिकल सैनिटरी नैपकिन या उसकी पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आता था, पर अब उसका भी एक बायोमेडिकल वेस्ट में भी लिया गया कि इवन आपका डोमेस्टिक का भी जो बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है उसको भी उसके अंदर कवर करते हुए कि आप इसको भी सेफ मैनर में डिस्पोज करें। तो हम बात करते हैं अभी मोटा मोटा गीला कचरा और सूखा कचरा। उसके अंदर भी किचन वेस्ट या जो घर के निकलने वाली जो चीजें लाइक प्लास्टिक हो गया, या आपका वो सारी चीजें जो पैकेजिंग में आती है, तो ये सब जो कलेक्टिव चीजें हैं वो सॉलिड वेस्ट के अंदर आएगी। अब क्या सॉलिड वेस्ट के अंदर कुछ चीजें ऐसी भी होगी जो नेचुरली डिकम्पोज हो जाए, जिसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, जैविक रूप से जो डिकम्पोज हो जाए, बैक्टीरिया उसको जो है वो नेचर में टेम्परेचर के हिसाब से उसको डिकम्पोज कर दे। हर एक जो कंपोनेंट होता है या जो वेस्ट होता है उसकी अपनी एक सेल्फ लाइफ होती है। अगर मैं बनाना का पेड़ लूंगा, उसका एक छिलका अगर मैं डाल देता हूँ, और मैं उसको कहाँ डालता हूँ वो डिपेंड करता है। अगर मैं उसको डस्टबिन में डाल के छोड़ दूंगा तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होके वो लॉन्ग टर्म लेगा, पर अगर मैं उसको चॉप करके और अपना
गार्डन एरिया या सॉइल में कहीं पे मैं डंप कर देता हूँ या उसको उससे दबा देता हूँ, तो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर उसमें मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बायोडिग्रेडेबल यानी जैविक रूप से जिसका डिकम्पोज हो जाते हैं उनको तो हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, और वो वेस्टेज हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत सी ऐसी चीजें जो आपकी, सपोज एक सिरिंज का भी वो अगर मैंने लिया, या कोई ऐसी प्लास्टिक या कॉम आपके घर में है, रबर आपके घर में है, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इनकी सेल्फ लाइफ है जो बहुत लंबी है, तो उसको डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगेगा। उसको एक्स्ट्रा एफर्ट से एनर्जी दे के हमको डिकम्पोज करना पड़ेगा, उसके उस एक्चुअल जो उसकी लुक है या उसका जो कॉम्पोजिशन है उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि सॉलिड वेस्ट के अंदर बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डोमेस्टिक हाजार्डस वेस्ट है, क्योंकि एक हाजार्डस वेस्ट का अपना एक रूल है। बहुत सी चीजें जो है आज भी हम जाने अनजाने, आप और मैं इंक्लूडिंग, मतलब हम इतना पढ़ने के बाद भी, हम जानने के बाद भी ये गलतियां होती है। लाइक सॉलिड वेस्ट के अंदर हम घर के वॉल क्लॉक का एक जो एक छोटी बैटरी होती है या आपके रिमोट की एक बैटरी होती है, वो भी हम जो है वो सॉलिड वेस्ट के उसमें डाल देते हैं, जबकि वो हम बैटरी वेस्ट को अंदर उसको कवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए इसको जब उस समय कैटेगराइज किया गया था, अब तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो और फर्दर कैटेगराइज हुई है। लाइक डोमेस्टिक हाजार्डस वेस्ट में डिस्कार्डेड पेंट ड्रम्स, पेस्टिसाइड कैन, सीएफएल बल्ब, जो सीएफएल बल्ब जो है वो ई वेस्ट में भी आता है, ट्यूब लाइट्स, एक्सपायर्ड मेडिसिन, ब्रोकन मर्करी थर्मोमीटर्स, यूज बैटरीज, यूज नीडल्स एंड सिरिंज, ये सारे जितने भी आते हैं डोमेस्टिक हाजार्ड है। पर इनको फिर भी हमने फर्दर कैटेगराइज कर लिया है। सीएफएल बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सारी जो है वो ई वेस्ट में आती है। वो भी फर्दर कैटेगराइज है कि जो बल्क कंज्यूमर है या बल्क जो यूजर है, वो उनका अपना एक डिस्पोजल मेथड है। अदरवाइज हमारे पास में आज भी एज ए सिटीजन अगर मुझे ये पूछा जाए या मुझे बता जाए कि भाई आपको ये घर का वेस्ट निकला है, कहाँ डंप करना है, तो मेरे लिए भी एक क्वेश्चन मार्क होगा कि मैं कहाँ जाऊँ। अपने घर से उस सब एरिया में कितना दूर मुझे जाना है कि जहाँ पर ये कोई डंप यार्ड बना होगा और मुझे वहां जाके उसको डालना है। तो ये क्वेश्चन अभी भी एक स्टैंड करता है कि क्या हमारे घर के आसपास या कुछ मार्केट एरिया में या कुछ ऐसी जगह जहां पर डंप करने की, जहां पर हम ये कह सके कि भाई मेरे मोबाइल की बैटरी खराब हो गई है, क्या सब अब या अर्ब एरिया या विलेज एरिया में उसको डिस्पोज करने के लिए या उसको साइंटिफिक मैनर में कलेक्ट करके डिस्पोज करने का कोई प्रोविजन है? ये सारे क्वेश्चंस हैं अभी भी। कई जगह आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पे या मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा कि वहां पे बूथ लगे हुए हैं, लाइक प्लास्टिक का बोतल है, आप यहाँ पर इसको डालिए, आपको कुछ कॉइन मिलेगा या आपको कुछ मॉनेटरी टर्म में या कुछ वो एक प्राइज गिफ्ट या इस तरह से रखते हैं। या आप लाइक गुड़गांव या नोएडा उनके रेलवे स्टेशन जहाँ पे उनकी इंटरलिंक रेलवे चलती है सिटी की, वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगी कि आप यहाँ पे बैटरी अपने मोबाइल की डाल सकते हैं या मोबाइल आप यहाँ पर डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। कई सारे आजकल तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैंप भी लगाती है कि आप अपना वेस्ट जो भी है ई वेस्ट यहाँ पर लाकर डंप करें। तो सॉलिड वेस्ट के अंदर पहले प्रीलिमिनरी डेफिनेशन और जो प्रीलिमिनरी जो क्राइटेरिया, जो कैटेगरीज बनी हुई थी, वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बैटरी वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट को भी उन्होंने अलग अलग डिस्क्राइब किया हुआ था, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट का अपना एक रूल है, उन्होंने उसको उसमें कैटेगराइज किया। सिमिलरली उसी समय 2016 में ई वेस्ट और बैटरी वेस्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए यहाँ सिर्फ उन्होंने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट को इसमें मेंशन किया है। अगेन हम अभी बात कर ही रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि सॉलिड वेस्ट है क्या। तो सॉलिड वेस्ट में सारी चीजें हैं। अब उसको और फर्दर कैटेगराइज किया हुआ कि अगर आपके घर के अंदर, आप घर के अंदर जो है वो ड्रेसिंग या इस तरह की भी चीजें होती है, तो अब तो गवर्नमेंट या जो लीगली वो ये एनकरेज किया जाता है कि आप उसको भी जो है वो अलग से उसकी जो मेडिकल पॉली बैग आता है उसके अंदर करके और उसको थ्रू डिस्पेंसरी, नियरेस्ट डिस्पेंसरी या नियरेस्ट आपका पीएससी है, उसको जाके वहां पर उनके जो कैटेगरी है उनके अंदर उसको डाल दें, ताकि वो उसको सेफ डिस्पोजल, एनवायरमेंट साउंड मैनर में उसको डिस्पोज कर सके। तो यहाँ फिर मुझे लगता है कि डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर जो हम बात कर रहे थे कि बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, बैटरी वेस्ट, ये सब का अपनी अपनी अपने रूल हैं। और आज गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी, या लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, उन्होंने बहुत सी जगह इसके बूथ बनाए हैं, कियोस्क बना रखे हैं, जहाँ पर आप जाके उसके अंदर अपना ई वेस्ट का बैटरी या मोबाइल या आपका दूसरा बोतल या इस तरह की चीजें आप वहाँ पे डंप कर सकते हैं।
और बोतल प्लास्टिक या जो भी इस तरह की चीजें हैं जिसमें आपने देखा होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को तो कम्प्लीटली ही 2020 टू 23 से बैन ही कर दिया गया है। उसको तो आप यूज कर ही नहीं सकते, ना कोई उसको सेल कर सकता है, ना उसको मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना उसको प्रोक्योर कर सकता है, ना उसको स्टोर कर सकता है। वो तो गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली उसको बैन किया है। हाँ ठीक है, अभी वो स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन फेज में है, पर फिर भी उसके लिए सबसे बड़ी जो ड्यूटी है वो हमारी, हम जैसे आपकी, हम सिटीजन्स की हैं कि हम उसमें विश्व पर्यावरण दिवस पर ही वो शपथ नहीं ले कि हम ये यूज नहीं करेंगे, हमको हर दिन उसकी शपथ लेनी पड़ेगी। ये कुछ डेफिनेशन है जो मैं अभी आपको जिक्र भी कर रहा था कि बल्क कंज्यूमर, बल्क वेस्ट जनरेटर, वो जो होते हैं वो कौन कौन है उसमें सब में डिफाइन किया हुआ है कि चाहे आपका लोकल बॉडी का हो, कोई पब्लिक सेक्टर का हो, प्राइवेट कंपनी हो, हॉस्पिटल हो, नर्सिंग होम हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, ये सब जो है वो बल्क वेस्ट जनरेटर में आते हैं। नॉन रेजिडेंशियल या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, ये सारे जो इनकी कम से कम 100 kg पर डे उन्होंने डिफाइन भी किया हुआ है। और आजकल तो ये हो गया है कि बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या उनमें भी जो इस तरह के रिसाइकलर्स हैं उन्होंने टाई अप कर रखा है कि आप अपना वेस्ट जो है हमको दे दीजिए, हम इसको एज ए फ्यूल कन्वर्ट करके इसको सेल आउट करेंगे। उल्टा वो आपको पैसा देते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और उनको पैसा देते हैं कि वेस्ट हम ही लेंगे और किसी को मत देना। ये इस तरह का बिजनेस मॉडल अब जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है। डिस्पोजल, फिर वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि वन लाइन डेफिनेशन यही है कि डिस्पोजल क्या है। डिस्पोजल के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। आप चाहे तो उसको जो आपकी कलेक्शन की जो गाड़ी आती है उसको दे दें, और आप जो है उसको आपके आसपास जैसे गीला कचरा है तो आप उसको अपने गार्डन वगैरह में कंपोस्ट मैन्यूर बनाने में उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारे जो तरीके हैं वो सेल्फ डिस्पोजल के हैं। डोमेस्टिक हाजार्डस वेस्ट अलग, उसका एक अगर कॉलोनी है या कोई कॉम्प्लेक्स है तो उसका आप, जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी कि CFL बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सारे जो है थर्मोमीटर, आजकल तो फिर भी एक इनोवेशन हुआ है, नवाचार ये है कि मर्करी बेस्ड थर्मामीटर जो है वो आना बंद हुए हैं, डिजिटलाइज थर्मामीटर आना चालू हुए हैं, और उनमें उतना क्वांटिटी का वो सेंसर रहता नहीं है, तो वो इजीली डिस्पोजल भी हो जाता है। फिर भी अगर जहाँ भी कहीं यूज होता है तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल लाइक डिस्पेंसरी या प्राइमरी हेल्थ सेंटर या आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल, उसी को देके उसको क्योंकि उनके पास में ऑथोराइज बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनेटर के जो चैनल्स हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जिन्होंने ऑथराइजेशन लिया हुआ है, वो कंपनीज आती है, वो लेके जाती है, तो उन्हीं के थ्रू उनको हमें प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए। फैसिलिटीज क्या है, जैसा मैंने आपको दिखाया था, बताया कि सब अर्ब एरिया होते हैं या रूरल में कोई एक ऐसी लोकल जो बॉडीज होती है, अर्बन लोकल बॉडी या वहाँ की जो लोकल बॉडी है, वो फैसिलिटी देती है कि वहीं पर आप जो है वो कलेक्शन व्हीकल होता है, वो जाके वहाँ पर डंप करता है, वहाँ पर सेग्रीगेट करता है, या सेग्रीगेशन तो आजकल सॉर्ट्स भी होता है, यानी कि आपके घर के बाहर ही जो गाड़ी कलेक्शन की आती है वो गीले कचरे का अलग, सूखे कचरे का अलग, दो तरह के कैबिन लाती है, उसमें वो खुद एक आदमी बैठा रहता है, उसको डंप उसमें करता है, और वो जाके वहाँ पर कलेक्शन जो लोकेशन है जहाँ पर उनको वो स्टोर करना है, वहाँ जाके उसको प्राइमरी डिस्पोजल कर देते हैं। उसके बाद में वो चाहे तो मिथेनेशन, बायोमिथेनेशन करके उसका मिथेन गैस प्रोड्यूस करके वो एज ए किचन गैस काम में आता है, और या फिर उसका वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट मैन्यूर करके उसको सेग्रीगेट करके, और इसके अलावा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसकी कोई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, लाइक प्लास्टिक है, उसको जो है वो फर्दर रिफ्यूज डेराइव फ्यूल की तरह, जो अगली नेक्स्ट डेफिनेशन भी आ रही है, उसमें कंबस्टिबल वेस्ट बनाकर उसको डिस्पोजल कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज अ रिफ्यूज डेराइव फ्यूल, जो मैं बार बार एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ कि रिफ्यूज डेराइव फ्यूल है क्या। ये पूरा जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की हमने बात करी, आप देखें कि इसके अंदर एक कैरेक्टर तो है वो इस तरह का कि अगर हम जब इसको एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इस पे फायर करें तो इसमें से आग निकलती है, और वो सर्टेन टाइम के लिए वो जब तक उसमें वो एनर्जी है वो जलती रहेगी, और जब तक ऑक्सीजन अवेलेबल है वो कंबस्ट होती रहेगी, और उसके बाद में जो है वो अपनी पूरी पूरी एनर्जी जब लॉस कर देती है, तो वो उस अगर अपर एटमॉस्फेयर में इस तरह से हम उसको बर्निंग करते हैं तो वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है। पर अगर वही चीज लाइक यहाँ डिफाइन किया भी है कि वुड पल्प और ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, अदर देन जो क्लोरिनेटेड मटेरियल है ना,
ये सब को जब हम सेग्रीगेट करते हैं, यानी कि इसमें से गीला कचरा निकाल दिया जिसका वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट मैन्योर में यूज कर लिया हमने, अब वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और जो कि डिकम्पोज आसानी से नहीं होता, हमने उसको सेग्रीगेट कर लिया। यानी कि कपड़े की जो स्ट्रिप्स होती हैं या प्लास्टिक होता है या बहुत सी जो अपना डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी पैकेजिंग है, टेट्रा पैकेजिंग है, जो कि कभी आगे लॉन्ग पाथ लेती है, लॉन्ग जिसकी सेल्फ लॉन्ग लाइफ है डिस्पोज होने की, वो रिफ्यूज डेराइव फ्यूल में काम आ जाती है। जिसको क्या कर सकते हैं हम, हमने जहाँ कलेक्ट किया हुआ है वहां पर हम उसको पहले सन ड्राई कर सकते हैं। सन ड्राई करने के बाद में उसको यूनिफॉर्म, उसको होमोजेनियस करने के लिए हम उसको शेड कर सकते हैं। शेडिंग मशीन्स आती हैं, पूरी कन्वेयर बेल्ट के थ्रू वो हॉपर के अंदर जाके वो शेड होता है। शेड होने के बाद में उसकी बेलिंग होती है। बेलिंग यानी कॉम्पैक्ट करते हैं उसको। आप एक लूज मटेरियल को जब ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रक ट्रांसपोर्ट या डंपर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो क्वांटिटी कम कैरी करेगा और जो आपका ट्रांसपोर्ट होगा वो कम होके जाएगा। तो उसको बेलिंग करने, कॉम्पैक्ट करने का फायदा ये होता है कि आपको जिस शेप में उसको बेलिंग करना है, कॉम्पैक्ट करना है और ट्रांसपोर्ट करवाना है, आप उसको शेप में कर लेते हैं। जनरली ये स्क्वायर शेप में रहता है, स्मॉल स्मॉल बेलिंग कॉम्पैक्ट उसके बन जाते हैं स्क्वायर बॉक्स, और वो उसके अंदर इजी टू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो रिफ्यूज डेराइव फ्यूल ये है। आज की तारीख में बहुत से थर्मल पावर प्लांट जो है वेस्ट टू एनर्जी में उसको यूज कर रहे हैं। सीमेंट इंडस्ट्री इसका वन ऑफ द फेमस यूजर है इन इंडिया भी। अब ये जो है वो इसका करेज बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो अर्बन लोकल बॉडी से टाई अप करके और उनके साथ में जुड़ के ये इस तरह के काम करती है। उनसे वो वेस्ट कलेक्ट करती है या वो उनके वेस्ट वहाँ उनके ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और वो उसको किल में फायर कर देते हैं। किल का बहुत अच्छा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है जिसके अंदर वो ज़्यादातर कोई हाजार्ड, टॉक्सिक इस तरह की गैस को एग्जॉस्ट नहीं करता। इतना अच्छे टेम्परेचर में वो वहीं पे पूरी तरह से बर्न हो जाता है और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट एटमॉस्फेयर पे नहीं आने देता है। अगेन जो हमने अभी बात करी थी कि इसको भी अपना एक आजकल की तारीख आज तो बड़ा एनकरेज किया जाता है कि So the slides are not moving again, I think. Okay, हाँ. हाँ, ये पता नहीं क्यों गूगल पे हमेशा प्रॉब्लम रहती है, मैंने देखा है, या शायद हमारा नेटवर्क पुअर रहता है इस वजह से। अभी definitions दिखा रहा है बस. मैं इतनी देर से डेफिनेशन ही बोल रहा था, अगर आप कहें तो मैं अच्छा. रिपीट करूं। No, it's fine. Then it's fine. आपके स्टूडेंट्स हाँ नहीं ठीक है sir. कंफर्टेबल और आर दे We'll take up their level? queries in the end, sir. Okay, okay, ma'am. Thank you, thank you. So coming to next slide. अब मैं क्या करूंगा, इसको मिनिमाइज करके इसको स्लाइड शो से हटा के पोर्ट्रेट करके फिर से स्लाइड शो में कर दूंगा। Now applicability, we were talking about applicability solid waste management का रूल 2016 रूल सब रूल 2 जो कहता है हमेशा कि ये कहाँ है, वो मैंने आपको शुरू में इंट्रोड्यूस कर दिया था कि इसकी एप्लीकेबिलिटी हर उस जगह पे है। और आज की तारीख में आज हम बात करते हैं अगर 8 साल बाद 2024 के अंदर, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी वो उन सारे जोन में है जहाँ पर भी हैबिटाट है, जहाँ पर भी आपका एक ह्यूमन बीइंग का प्रेजेंस है, चाहे वो कोई ढाणी हो बहुत दूर की रिमोट एरिया की, चाहे वो हमारे इंडिया के बॉर्डर का लास्ट विलेज हो, हर जगह ये एप्लीकेबल है, हर जगह। तो ये कलेक्शन के भी हर जगह आज की तारीख में इसके मॉडस ऑपरेंडी फॉलो की जा रही है ताकि पूरा एक नेटवर्क हो। और 2030 तक तो शायद गवर्नमेंट का ये टारगेट भी है कि जो है हम इस तरह के जितने भी लीगेसी वेस्ट या जो सॉलिड वेस्ट जो आ रहा है उसको हम पूरी लीगेसी वेस्ट तो कम्प्लीटली डिस्पोज हो जाए थ्रू एनवायरमेंट साउंड मैनर, और जो नया आ रहा है उस पर हम जो है वो वेस्ट टू एनर्जी और सीमेंट इंडस्ट्री और उसको करके कार्बन जो एमिशन हो रहा है, कार्बन के जो हमने टारगेट लिए हैं 2047, 2050, 2070 तक के, वो हम मीट आउट कर सके और हम जो है वो डीकार्बोनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ें। फॉसिल फ्यूल हम यूज कम करें, जितना ज्यादा हम ये आरडीएफ यूज करें उससे वेस्ट टू एनर्जी के लिए, ताकि हम जो है वो अपने डीकार्बोनाइजेशन जो मैपिंग हमने करी है उसको हम अचीव कर सकें। नाउ जब भी हम बात करते हैं
सॉलिड वेस्ट की, तो उसकी एक अपनी हायरार्की होती है ना। आप देखें, जो मैं शुरू में बोल भी रहा था कि शुरुआत में जहाँ भी अर्बन प्लानिंग होती थी, अगर मैं 80s की बात करूँ, 90s की बात करूँ, तो वहाँ एक अर्बन प्लानिंग में एक ऐसी लोकेशन रखी जाती थी कि वहाँ पर हमको ये एक डंप साइट बनानी है। शहर का कचरा या सब का कचरा जो है, वो छोटे शहरों का कचरा, टाउन का कचरा जो है वहाँ इकट्ठा होगा, वहाँ डंप किया जाएगा, और उस डंप के बाद करने के बाद में एक बाउंड्री बना दी जाएगी कि ये इससे अंदर कोई जा नहीं सके। मतलब एक तरह से हम उस एरिया में नहीं जा सकते थे, या हम उस एरिया में नहीं जाना पसंद नहीं करते थे। पर आज ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे। तमिलनाडु का एग्जाम्पल है, केरला का एग्जाम्पल है, आंध्रा का एग्जाम्पल है। अभी मुंबई के अंदर भी एक मुहिम रही है कि जो भी इस तरह के लीगेसी वेस्ट वाले हैं, उनको उन्होंने टारगेट लिया है कि हम उसको डिस्पोज करेंगे एनवायरमेंट साउंड मैनर में, सीमेंट इंडस्ट्री को देंगे, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को देंगे, है ना। आज हर जगह, चाहे जयपुर लो, जयपुर के अंदर एक लांगड़ियावास जगह है, वहां पर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, केस स्टडी है कि अल्ट्राटेक और सीमेंट नीमच का प्लांट है, वो वहां से उसको कलेक्शन जो भी हुआ है उसको सेग्रीगेट करके एज ए आरडीए बेलिंग करके ट्रांसपोर्ट करवाता है, और वहां अपना एज ए फ्यूल सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करता है। तो ऐसी कई इंडस्ट्रीज हैं जो वेस्ट टू एनर्जी और सीमेंट में है, जो ये फ्यूल यूज करती है। तो हायरार्की में इसलिए बोल रहा था कि पहले क्या होता था, लैंडफिल होता था। मैं आपको बॉटम से टॉप पे जा रहा हूँ, नीचे से ऊपर पढ़ रहा हूँ इसको, कि पहले क्या होता था, जो मोस्ट प्रिफर्ड आज है वो पहले लेस प्रेफर्ड था, जो लेस प्रेफर्ड आज है वो पहले मोस्ट प्रेफर्ड था। तो हम चेंज हुए हैं, हम चेंज हो रहे हैं। क्योंकि पहले हम क्या करते थे, वेस्ट को डंप कर देते थे, लैंडफिल साइट देखते थे, क्या इसको लैंडफिल कर दो, या किसी बहुत से ऐसे वाटर बॉडीज है जो आज की तारीख में दिखती नहीं है। अगर आप रिमोट सेंसिंग का जीपीएस और जो ऑल डेटा लेंगे, 80s कंपेयर करेंगे, 90s कंपेयर करेंगे, 2000, 2010 और 2020, आपको एक चेंज दिखेगा, एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखेगा एरियाज में। और वो एरियाज का चेंज वही है कि अच्छी अच्छी वाटर बॉडीज जो है वो लैंडफिल्स की वजह से फिलअप हो चुकी है। सेफ डिस्पोजल ऑफ इनर्ट रेजिड्यूल वेस्ट एट सैनिटरी लैंडफिल, जो आज हम बात कर रहे हैं, वो पहले सारे तरह का मटेरियल को डिस्पोज करने का एक तरीका हुआ करता था। इनर्ट मैंने क्यों वर्ड यूज किया और मैंने पहले क्यों बोला इसका, ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो चीज जो अब किसी तरह से यूज में नहीं आती, उसको जो हम पढ़ते हैं ना कि हम रिवर फ्रंट बना रहे हैं आज, है ना। आज हम ये काम कर रहे हैं। गुजरात का रिवर फ्रंट तो काफी फेमस है, कांकरिया था उधर का, और अभी जो रिसेंट राजस्थान में कोटा का आपने पढ़ा और मीडिया में देखा हो तो बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। तो वो मटेरियल जो अब कहीं यूज में नहीं आता है, वहां पर हम उसको एक अच्छा सा लेयरिंग करके विद साइंटिफिक उसको जो है हम वहां डिस्पोज करते हैं, फिल करने में काम में करते हैं। मैंने इनर्ट इसीलिए वर्ड यूज किया कि मैंने इससे पहले आपको जो समझाया, मैं रिसाइकलिंग करने की एफिशिएंसी रखता हूं, मैं कलेक्शन करने की एफिशिएंसी रखता हूं, मैं कंपोस्ट करने की एफिशिएंसी रखता हूं, मैं वेस्ट टू एनर्जी करने की एफिशिएंसी रखता हूं। यानी कि आज हम गवर्नमेंट लेवल पर या उस इंडस्ट्री लेवल पे लोग इतने कैपेबल हो गए हैं या होते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, शेडर आ रहे हैं, नए नए सेपरेटर आ रहे हैं, ट्रॉमल मशीन्स आ रही हैं कि किस तरह से आप उसमें से डस्ट को अलग कर दें, आप कंपोस्ट मैन्यूर को बनाने के लिए उस गीले कचरे को अलग कर दें, और जो आरडीए बनेगा उस कचरे को अलग कर देते हैं। यानी सेग्रीगेशन बहुत स्ट्रेंथन हुआ है, केवल एक ही पार्ट बचता है। अब जो वो किसी में काम नहीं आ रहा, वो कंपोस्ट में काम नहीं आ रहा, वो आरडीएफ में काम नहीं आ रहा, तो हम उसको अब लैंडफिल कर रहे हैं। यानी कि आपका जो ग्राफ है, जो आपका पिरामिड है, वो इन्वर्ट हो गया। जो पहले पॉइंटेड था वो अब जो है वो इन्वर्ट हो गया। तो आज हम सबसे ज्यादा हमारा बेस जो है वो क्या कर रहे हैं, वेस्ट मिनिमाइजेशन एंड सस्टेनेबल यूज, मल्टी यूज ऑफ प्रोडक्ट, रीयूज ऑफ कैरी बैग, पैकेजिंग जार। ये एक इंडियन कल्चर भी था। पहले घर से निकलते थे, कपड़े का थैला लेते थे, कोई भी चीज हम बार बार यूज करते थे, उसको ऐसे वेस्ट नहीं होने देते। आज हमारे घर में तो आज भी ये प्रचलन है, आपके सबके हमारे गांव के घर में आज भी देखोगे तो आप सीमेंट का एक बैग भी होता है, फर्टिलाइजर जो उर्वरक लेके आते हैं उसका भी एक बैग, या उसका जो एक पीपी बैग होगा उसको भी वो एक तारपोलिन बनाकर उसको यूज में रहते हैं, या उसको अच्छा रिंस करके धूप में सुखा के
वो ग्रेन्स को कलेक्ट करने में काम आता है, फार्मर्स के काम आता है, मटेरियल को कैरी करने के काम आता है, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। हमने फेंका नहीं उसको, रीयूज पे रीयूज करते हैं, रीयूज पे रीयूज करते हैं, जब तक कि उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू खत्म नहीं हो जाती। प्लास्टिक, पेपर, मेटल, ग्लास हम रिसाइकिल कर रहे हैं। ई वेस्ट हम नई नई बात कर रहे हैं अब कि हम इसको ई वेस्ट को रिसाइकिल करना चाहिए। अर्लियर डेज में जब ये इंट्रोड्यूस ही हुआ था मोबाइल, तब आप याद करें उसको कि अगर जो मोबाइल एकदम से जो एक मोबाइल रिवोल्यूशन आया था, हम कीपैड से जो हम स्मार्ट मोबाइल में टर्न हुए, तो जो कीपैड वाले मोबाइल थे, बहुत सौ को आपको अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछें कि भाई वो कहाँ रखे हो, तो बहुत सौ ने आज भी हो सकता है कलेक्ट करके रखे हुए एज ए मेमोरी कि उसको रखा हुआ है, पर बहुत भी उस समय एक सवाल था बड़ा कि इसको फेंकना कहाँ है, वो डंप म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में जाता था। तो ई वेस्ट का जब रूल इंट्रोड्यूस हुआ, आज नए नए कियोस्क लगे हैं, नई नई बात, हम ई वेस्ट की रिसाइकलिंग, रिफर्बिशमेंट की बात करते हैं, रिसाइकिल की बात करते हैं, उसके अंदर बहुत वैल्यूबल चीजें होती है, उसको यूटिलाइज करने की बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा, ये एक अवेयरनेस है, ये जो हमारे सामने पहले चैलेंज था, आज वो अवेयरनेस है। आज हमको सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है, हमको ये पता होने की जरूरत है। हाँ, अभी बहुत सारा काम इस पे करना बाकी है कि हमको एक क्लिक पे, एक ऐप से हमको ये पता चल जाए कि हमारे इस एरिया में, इस लोकेशन पर ये ई वेस्ट रिसाइकलिंग की जगह है जहां हम अपना ई वेस्ट दे सकते हैं। वो तरक्की थोड़ी करना मुझे लगता है अभी बाकी है, क्योंकि मैंने बहुत कम जगह पर ही, इवन सिटीज में, मेट्रो सिटीज में भी मैंने बहुत कम जगह पर वो चीज देखी है, पर वो लगता है धीरे धीरे आएगी, बढ़ेगी। अगेन एक ग्राफिकल फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया इसको एक बॉक्स में कि सॉलिड वेस्ट क्या है। सॉलिड वेस्ट में इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है, बायोमेडिकल वेस्ट भी है, डोमेस्टिक वेस्ट भी है, वेजिटेबल मार्केट वेस्ट भी है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट भी है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैंने इसलिए पहले नहीं लिया कि अब इसका भी अपना एक रूल आ गया है। कोई भी इंडस्ट्री या कोई कॉम्प्लेक्स, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो ऐसे ही अपना कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जो भी है वो ऐसे ही नहीं बाहर नहीं डाल सकता, वो भी गवर्नमेंट की परमिशन के साथ ही उसको कर सकता है। इसलिए सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आऊंगा डोमेस्टिक वेस्ट में। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगेन नॉन बायोडिग्रेडेबल को भी हमने फर्दर कैटेगराइज किया है, जो रिसाइक्लेबल है, लाइक प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, पेपर। स्क्रैप एमएस मटेरियल को रिसाइकिल कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पर उसको मेल्ट करके फिर से उसको मोल्ड करके हम यूज कर सकते हैं। नॉन रिसाइक्लेबल लाइक थर्मोकोल आज की तारीख में सिंगल यूज प्लास्टिक के दायरे में और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल के दायरे में आ गया है, और ये कंप्लीटली इलिमिनेट होता जा रहा है। मतलब अभी कंप्लीटली वर्ड यूज करना सही नहीं रहेगा, पर ये इलिमिनेशन की तरफ है। डायपर, सैनिटरी नैपकिन अभी भी यूज हो रहे हैं, पर इसमें भी बहुत सारे इनोवेशन हो गए हैं। बायोडिग्रेडेबल, किचन वेस्ट, वेजिटेबल पीस, हॉर्टिकल्चर वेस्ट, इसको बायोडिग्रेडेबल में लिया है। तो अब हम जब बात करते हैं रिसाइक्लेबल की और बायोडिग्रेडेबल की, बायोडिग्रेडेबल आपको पता ही है, जो जैविक रूप से, यानी कि किचन के अंदर का जो भी, बहुत अच्छी एग्जांपल है, किचन के अंदर का जो भी सामान, चाहे मैं सब्जी लेके आया हूं उसके छिलके हैं, मैं फ्रूट्स लेके आया हूं उसके छिलके हैं, या जो वेस्ट मेरा किचन का खाना रह गया है, वो सब जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, जिसको मैं कंपोस्ट मैन्योर में बनाने में काम में ला सकता हूं। फर्दर इसको कैटेगराइज किया है डोमेस्टिक वेस्ट जो मैं बात कर रहा था पिछली स्लाइड में, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल की। बायोडिग्रेडेबल जिसमें कंपोस्टिंग एज सोर्स कर दो अगर मैं एरोबिक करूंगा तो कंपोस्ट मैन्योर और इसमें बनाने में काम में करूंगा, और अगर मैं एनारोबिक करूंगा, जो मैं बता भी रहा था, बायोमेथिनेशन, तो मैं बायोगैस, किचन गैस में यूज कर सकता हूं। अभी जगह जगह ऐसे बायोमेथिनेशन के प्लांट लग रहे हैं। हम जहाँ रह रहे हैं अभी उदयपुर में, वहां भी एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसका एक बायोमेथिनेशन का एक पूरा प्लांट लगाया है, और उसको यूटिलाइजेशन के लिए वो यूज भी होता है, फर्दर उसको एज ए किचन गैस यूज भी किया जा रहा है। नॉन बायोडिग्रेडेबल, सेग्रीगेशन एट सोर्स, रिसाइक्लेबल है, रिसाइकिल प्लांट में जा सकता है। ना कंपोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट किस पे डिपेंड करता है, ये सारा, ये इतना सारा हमने पढ़ तो लिया, पर क्या हमने कभी इस पे गौर किया है कि ये बढ़ता घटता कैसे है, सॉलिड वेस्ट का कंपोजिशन क्या है? अगर मैं आपको ये बात करूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सॉलिड वेस्ट, घर से निकलने वाले जितने कचरे हो गए, हम टेप पे गिन सकते हैं कि इस तरह के कचरे हमारे
घर से निकल सकते हैं, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से निकल सकते हैं, या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से निकल सकते हैं, रेजिडेंशियल से निकल सकते हैं, मेट्रो स्टेशन से निकल सकते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से निकल सकते हैं। आजकल तो गांव-गांव में आपको वेफर्स के या बिस्किट के इनके रैपर मिल जाते हैं, टॉफीज के वो मिल जाते हैं। मतलब मीडिया का या एडवर्टाइज का या सेल प्रोडक्ट का इतना इन्फ्लुएंस है कि वो आपको कहीं भी अवेलेबल मिल सकती है, रिमोट प्लेस पे भी। ये डिपेंड किस पे करता है कि कंपोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट किसी एरिया का डिपेंड किस पे करेगा। तो जरा सा भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, तो स्लाइटली डिफरेंस मिलेगा। लाइफ स्टाइल ऑफ द पर्सन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, परचेजिंग पावर क्या है, उस पर भी बहुत कुछ कंपोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट डिपेंड करता है। एक हाईली एजुकेटेड कॉलोनी हो जहां पर बहुत से ऐसे लोग जो कि हम कहते हैं जिसको कि बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब में हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बिजनेस फैमिलीज हैं, या उनका एक अपना एक एरिया है, तो वहां पर आपको सॉलिड वेस्ट का कंपोजिशन अलग दिखेगा। आप फिर उससे सबअर्ब में या उससे अलग कैटेगरी की कॉलोनी या किसी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो वहां पर आपको सॉलिड वेस्ट का कंपोजिशन अलग दिखेगा। सिमिलरली ज्योग्राफी लोकेशन की बात करें तो वहां आपको आज एक रिमोट लोकेशन पे है जहां पर सामान को ले जाना, इस तरह के एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट की चीजें, जिसको मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि हम चिप्स तो घर में पहले भी बनती थी, घर में हमारे बड़े बुजुर्ग बनाते थे, खासतौर पे हमारी घर की महिलाएं घर पे वो बनती थी। पर आज जो हम पैकिंग वाली चीजें लेते हैं वो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन जो बहुत रिमोट पे है, वो उतनी क्वांटिटी में वहां नहीं पहुंचेगा जितना कि एक्सेसिबल क्वांटिटी में पहुंचेगा। सीजनल, किस सीजन में क्या खाया जा रहा है, क्या चीजें, आजकल तो हर चीज जो है वो एक रेडीमेड पैकेज फूड की तरह मिलती है, पैकेज आइटम की रेडी टू ईट चीजें मिलती है। बहुत सारा चीजें चेंज हुई है। आज हम एक क्लिक करते हैं ऐप के थ्रू, घर पे खाना आ जाता है, तो वो पैकिंग मटेरियल है। ये देखिए बहुत बड़ा चेंज है पहले की लाइफ स्टाइल में और आज की लाइफ स्टाइल में, ये एक चेंज है। पहले हम खाना बनाते थे, घर पे बनाते थे, आज की बहुत से लोग जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज रह रही हैं, वो आज की तारीख में बाहर का खाना पीना ज्यादा हो गया, तो इसका भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है। कलेक्शन मैकेनिज्म क्या है, अगेन कि क्या अर्बन लोकल बॉडीज है या वो उस तरह की हैं, वो किस तरह से कलेक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, गीला कचरा सूखा कचरा उसको सेपरेट एट द सोर्स करती है, सेग्रीगेट एट द सोर्स करती है, या वो लाके फिर करती है। पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, अगेन जहाँ स्लम एरिया होगा, जहाँ पे उससे थोड़ा सा हाई डेवलप्ड एरिया होगा, वहां पर भी आपको सॉलिड वेस्ट कंपोजिशन में बहुत फर्क पड़ेगा। पब्लिक एटीट्यूड, आप कितना पॉली बैग यूज कर रहे हैं, जो कि आज गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, आपने कितना नकारा उसको, आप कितनी बार अपना कपड़े का थैला लेके गए, आपने कितना अपने आप को या अपनी फैमिली को एनकरेज किया या अपने आसपास के लोगों को एनकरेज किया कि भैया ऐसा है कि ये सॉलिड वेस्ट पे कंट्रीब्यूट करेगा, टेट्रा पैक को चीजों को कम यूज करो, पैक्ड फूड को कम खाओ। लीगल इम्प्लीमेंटेशन, जहां डंडा शासन है, जहां पर बहुत ज्यादा चीजों को रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा फॉलो किया जा रहा है या उसको मॉनिटर किया जा रहा है, तो वहां पर चीजें ज्यादा अच्छी सुधरेगी। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि एक चौराहे पे जब हम निकलते हैं, पुलिस ने हमको हेलमेट के बिना रोका नहीं और चले गए, तो दूसरे पे हमारी हिम्मत वैसे ही बढ़ जाती है। पर अगर तीसरे पे रोका तो वहां आप देखेंगे सारे लोग आपको हेलमेट पहनने वाले ही मिलेंगे। लीगल इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट, बातें सारी कर ली, कहीं अगर आपको ये स्केटर्ड दिखा हो तो आप मुझे बीच में रोक सकते हैं। पर ये पूरा प्रेजेंटेशन को सिर्फ स्टूडेंट की, क्योंकि मैं बहुत सी जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स को या फैमिलीज को, हाउस वाइफ्स को, या हमारे कॉलोनी जहाँ जिस तरह से बुलाया जाता है, तो ये कंप्रेहेंसिव, यूनिफॉर्म और इजी टू अंडरस्टैंड के लिए ये स्टेप्स या इस तरह की चीजों को मैंने फॉर्मेट किया है, ताकि कोई भी बड़ा बुजुर्ग, महिला, पुरुष जो भी बैठा हो, तो उनको ये इजीली समझ में आ जाए कि ये जो है वो क्या पढ़ाना चाह रहा है या क्या बात हमको कहना चाह रहा है। क्योंकि ये एक सिंपल सब्जेक्ट है, इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है कि कोई मैं नहीं समझा सकता या आप नहीं समझ सकते या आप खुद से नहीं समझ सकते। इसलिए अगर आपको कहीं ये हैफाजार्ड लगे तो प्लीज मुझे बीच में बताइएगा। स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट, लाइक मोटिवेशन, आई कांट डू इट, आई कैन डू इट, बहुत फर्क है।
टीम इन ओनरशिप। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको एक टास्क दिया जाए कि आपकी कॉलोनी या एक आपके कॉम्प्लेक्स एरिया में आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, तो बशर्ते कि उसमें एक टीम होगी और एक ओनरशिप लेने वाला कोई होगा, लीडरशिप लेने वाला कोई होगा, एक प्लान बनाया जाएगा, उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए कुछ बुलेट पॉइंट रखे जाएंगे। फिर हम एक अवेयरनेस सेशन करेंगे, हमारे घर के आसपास के स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को हम बताएंगे, या महिला जो घर पे रहती है उनको बताएंगे, या पुरुष जो है बड़े बुजुर्ग हैं जो काम पे आते जाते हैं, महिलाएं या पुरुष है, उनको हम बताएंगे कि क्या हमको करना है, कैसे हमको इम्प्लीमेंट करना है, क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। फिर हम क्या करते हैं कि पूरी जब तैयारी होती है हम उसको लॉन्च करते हैं कि आज इस दिन से हम ये काम चालू करने वाले हैं। उसकी बेस्ट स्टेप है, अगर मैं सिर्फ ये मेरा थॉट कन्फाइंड टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी है, सॉर्ट सेग्रीगेशन करना। और अगर हम एक इमेजिन करें कि कॉलोनी के अंदर ही हम ये पूरा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो मॉनिटरिंग, फीडबैक एंड ब्रिज टू गैप, गैप एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो एक मोटिवेशन जरूरी है, आसपास की जगह हमको ये देख के चले, हमको अवेयरनेस हो कि आज ये बाहर कचरा है तो ये यकीनन मानिए कि ये मेरे घर के आसपास भी आना ही है, चाहे हवा के थ्रू उड़ के आए। और बहुत सारी डिजास्टर में या बहुत सारी जगहों में हमने ऐसा पढ़ा भी है, मुंबई स्पेशली बड़ा फेमस रहा है कि जो मेट्रो सिटी रही है, कि आपके ड्रेनेज ब्लॉक हो गए, पॉलिथीन से ड्रेनेज ब्लॉक हो गए, पानी गया ही नहीं, तो पानी क्या है वो ऊपर बढ़ता रहा, लेवल बढ़ता रहा, फ्लड लेवल पे आ गए आप। मतलब इस तरह की चीजें होती है जो कि बेटर एक अवेयरनेस से और उसके मैनेजमेंट से इलिमिनेट की जा सकती है। इस तरह के जो मुहिम आप चला सकते हैं, या ये हमने इम्प्लीमेंट की है हमारे एरियाज में। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि नित्य अलग करो जरूरत है हमारी, सहयोग, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सौंदर्य, 3S पे हमने काम किया। और रेड जो है वो डोमेस्टिक हजारस वेस्ट, जो ग्रीन आपने मैंने जैसा बताया कि गीला कचरा, ब्लू जो है वो सूखा कचरा, जो हम आज की तारीख में हर जगह देख सकते हैं कि हमारे जो इस तरह के ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल हैं जो कचरा ले जाते हैं, उनके अंदर दो कैटेगरी, मतलब दो तरह के डिब्बे रहते ही हैं जिसपे लिखा रहता है गीला कचरा और सूखा कचरा। ये मुहिम हमने चलाई थी हमारे एरियाज में। सिंगल यूज प्लास्टिक का जैसे मैंने आपको बताया है कि 1 जुलाई 2022 से ये कंप्लीटली बैन हो गया है, तो हम इसको रिफ्यूज करें, हम एनकरेज करें अपने आसपास को, अपने घर के घर परिवार सबको, कि अपने फ्रेंड्स को, कि भाई इसको हमें यूज नहीं करना है। और अगर आप गलती से भी इसको यूज करने लग गए हो या हमारे पास में कोई पड़ा हुआ है, तो हम उसको रीयूज करें, अपने साथ में वो एक कपड़े के थैले में ले जाएं। सब्जी कैटेगराइज करनी है, कुछ ऐसा है जिसको आपको पॉली में डालना ही है, और फिर जब वो लगता है कि आपको यूज नहीं आ रहे, तो उसको एक बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में करके बंद करके उसको म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की डंप साइट पर आप उसको इतना कष्ट करें कि उसको, या उस तरह के बीन में डाल दें जहां से कोई भी स्ट्रे एनिमल जो है उसको ईट नहीं करे, लाइक स्पेशली काऊ जो इसको करती है। ये जो है वो नोटिफिकेशन ही है जो मैंने पहले भी आपको बताया कि 1 जुलाई 2022 से प्लेट, कप, ग्लासेस, कटलरी, ये फॉक्स, स्पून जो पहले सब प्लास्टिक के आते थे, वो सब तरह के उन सारी चीजों को बैन कर दिया गया है। और अब 120 माइक्रोन का, इंस्टेड ऑफ 100 माइक्रोन नहीं, 120 माइक्रोन का जो है वो प्लास्टिक थिकनेस का यूज होता है। ये सिर्फ एक कि क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है। नो थैंक यू टू प्लास्टिक एंड थैंक्स टू रिसाइकल पेपर, या पेपर की जो बनी हुई चीजें हैं उसको हम कर सकते हैं। पीपुल्स एटीट्यूड, इनोसेंस, इग्नोरेंस और एरोगेंस, किस कैटेगरी में हम आते हैं और कहाँ हम अपने आप को देखना चाहते हैं, और उस चेंज की लीडरशिप कौन लेना चाहता है। हर आदमी को उसके लिए एक लीडरशिप लेनी पड़ेगी, हर पर्सन को एक लीडरशिप लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम चेंज तो सब चाहते हैं। चेंज की लीडरशिप लेने के लिए, क्योंकि उस चेंज को आगे लीड कौन कर रहा है, वहां पर हम देखते हैं तो सब नज़ारत मिलते हैं। तो हमको ये एक एफर्ट्स खुद से करना पड़ेगा, और हमको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा एज ए सिटीजन कि हम इसमें चेंज लेके आए। 7R
प्रिंसिपल्स की बात होती है, मैं तो फिर भी 4 आवर की बात कर रहा हूँ, जितना कर सकते हैं उसी की बात करना चाह रहा हूँ, कि 7 आवर्स तो बहुत ज़्यादा बात हो जाती है कि रीथिंक और वो अलग अलग चीज़ों पे आजकल बात 10 आवर्स की भी बात चल रही है। पर रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल की अगर हम बात करें, अगर आपको जरूरत नहीं है रिफ्यूज कर दें। लाइक अगर आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए, आजकल तो बहुत ज़्यादा जब से रूल कंपल्सन हुआ है 1 जुलाई 2022 से, तो आपको पेपर बैग पूछा जाता है, 10-15 रुपए का पेपर बैग या कपड़े की थैली का पूछा जाता है कि आपको पेपर बैग या ऑर्डर में कर दूं, उसका चार्ज वो लेता है, ठीक है। पर अगर आप लेके जाते हो तो आप उसको रिफ्यूज भी, एक एग्जांपल है, रिफ्यूज भी कर सकते हो। या आपको सब्जी वाले के पास में गए, उसने आपको पॉली बैग में दे दिया, आप उसको रिफ्यूज करें। या कोई भी चीज जो ऐसी जो आपको जरूरत नहीं है उसको रिफ्यूज करें, नहीं लें उसको। डू नॉट बाय एनीथिंग विच वी डू नॉट रियली नीड। रिड्यूस, रिड्यूस की जो हमने पहले पढ़े थे, पीपल्स एटीट्यूड, लाइफ स्टाइल, ज्योग्राफिकल लोकेशंस, है ना, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप उस माहौल में क्या चीज को रिफ्यूज, क्या चीज को रिड्यूस कर सकते हैं। मैं बहुत रिमोट लोकेशन पे रह रहा हूँ और मुझे जरूरत है राशन की, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं 15 दिन का राशन ला के रख देता हूँ, 7 दिन की सब्जियां ला के रख देता हूँ, ताकि जो है वो मुझे बार बार जाना नहीं पड़े। तो कुछ चीजें वहां पर मेरे को ये फायदा है कि मेरा किचन वेस्ट निकल जाएगा। पर अगर मैं बार बार कोई ऐसी चीजें जो कि गार्बेज की ही कलेक्ट कर रही है, आजकल परचेसिंग पावर भी अच्छी हो गई, तो लोग बाग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजें जो अनावश्यक भी ले लेते हैं, उसको, इन सारी चीजों को रिफ्यूज और रिड्यूस पे लेके आना चाहिए। रीयूज, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बेस्ट एग्जांपल है पीपी बैग्स का, फर्टिलाइजर के। या आप लोगों ने सबने देखा होगा प्रैक्टिस में, मुझे लगता है देखी तो जरूर होगी, अगर की नहीं होगी, मैंने तो की भी है। आप सीमेंट का भी बैग लेके आते हो, या आपके यहाँ पे जो लेबर काम कर रहे थे वो उस बैग को लेता है और वो एक तारपुलिन बना लेता है, या तो अपने घर के लिए यूज देता है, या आपको दे देगा भैया कि आप जो है इससे अपनी गाड़ी का कवर बना लो, या वो रिंस करके अपने घर की जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं भैया इसमें कुछ चीज इकट्ठी करके रखनी हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। रिसाइकल हर किसी के बस मतलब उसमें नहीं आएगा कि हम रिसाइकल, क्योंकि रिसाइकल एजेंसीज होती हैं, प्रमोट करें रिसाइकल को, रिसाइकल मटेरियल को यूज करें, रिसाइकल टेट्रा पैक को यूज करें, रिसाइकल जो भी बाहर एक रिसाइकल का लोगो लगा रहता है प्रोडक्ट के ऊपर, उसको एनकरेज करें, उसको यूज करें। ये हम अपनी तरफ से एक अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं। अगेन मैंने आपको कहा था कि 7 आवर 10 आवर्स की बात होती है, तो ये एक रीथिंक, नया रीपर्पज, नया एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, रीयूज, रिसाइकल और रिफ्यूज टू नॉट यूज। इस तरह से 7 आवर्स की बात भी चलती है। ये रीथिंक, रीयूज, ये सारा मैंने फिर से इसमें एक्सप्लेन किया, मैं इस पे ज़्यादा एलुबरेट नहीं करना चाह रहा। थैंक यू। Thank you, sir. A few students have raised their hands. Would you like to take the queries today, sir? Yeah, ma'am. Please. Kuldeep, can you give the rights to students? Yes, ma'am. Okay, so we can call them one by one and सर हमें ये प्रेजेंटेशन मिल सकती है जी? बिल्कुल मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी। थैंक यू सर। मैम को दे दूंगा मैं, इंदू मैम आपको दे देंगी। जी मैम, जी सर। we'll share it on the RC Jaipur YouTube channel. वहां से आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, आप जयपुर से जुड़े हुए हैं सब लोग? नहीं सर, स्टूडेंट्स तो हर जगह से हैं, बट रीजनल सेंटर जयपुर हैज बीन मेड द नोडल RC for this program in this session. Okay. Ashcharya Makode, you want to ask something? Yes, ma'am. सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं बलाशा महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। ओके। हेलो। यस।
सर मेरा एक्चुअली काम ही ये है, मैं एक्चुअली जो आरडीएफ है वो प्लास्टिक वेस्ट है, इसको को प्रोसेसिंग के लिए मैं सीमेंट प्लांट भेजता हूँ। वेरी गुड। ठीक है सर। तो एक्चुअली एक आपसे दूसरा थोड़ा कोऑपरेट चाहिए था। एक्चुअली हम लोग के कैसे एक रजिस्टर संस्था रजिस्टर कर रहे। हेलो। सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। तो सर वहां पर कैसे हमको पर्यावरण और निसर्ग के ऊपर काम करना है, ठीक है ना। तो आपने शुरुआत में बताया था कि आप मतलब उसमें अच्छा काम करते हैं, तो सर थोड़ा सा आपसे कोऑपरेट होना मतलब भविष्य में लगेगा, तो फिर कैसे आपसे मतलब कंसल्ट लूंगा। बिल्कुल भविष्य में जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लेटफॉर्म अभी तो मैडम ने हमको पढ़ने और पढ़ाने के लिए दिया है, हाँ इसलिए भविष्य में। बिल्कुल, ये काउंसलिंग सेशन है। मे हाँ हाँ, बी मैं समझ नहीं, एक्चुअली मैडम हाँ बात कैसे है, सर से मेरा कंसल्ट कैसे होगा, इसीलिए मैं पूछना जरूरी था। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम। तो बाकी तो सब ठीक है, सब अब अच्छा मतलब सर ने काउंसिल किए, पसंद आया। थैंक यू। ठीक है मैडम। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, Sering Kunchok, you want to ask something? Hello. हेलो। Yes, Hello. please. Good evening, everyone. My name is KK from Ladakh, sir. वेलकम। Okay. डॉक्टर साहब, मैं कुछ टाइम से यहाँ लद्दाख में हमारे छोटे छोटे सेंटर्स है जो अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड है, तो वो सेग्रीगेशन पे काम करते, तो मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। मेरा मेन मकसद ये है सर, मैं एक क्वेश्चन आपसे ये करना था कि अभी जैसे सेग्रीगेशन में टाइम टू टाइम अलग अलग तरह की ना उनको ना डिजीज होती है सर, वो टाइम टू टाइम पता नहीं लगता है। जैसे आपने प्रेजेंटेशन में बताया भी, हाईलाइट किया कुछ कुछ चीज़ें, मैं थोड़ा देर से जुड़ा था, सॉरी फॉर दैट। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी एट प्रेजेंट हमें किस तरह की प्रिकॉशन लेनी चाहिए एट ग्राउंड लेवल पे, ताकि ये छोटी मोटी बीमारियों से हम दूर रहे सर। सर देखिए, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है और मेडिकली मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं पर मेरा एक अनुभव रहा है। मैं पिराना साइट और ये जो अलग अलग गाजियाबाद की साइट पे जब मैं गया था, जी जी सर। और मैं एक साइट का अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ। जी सर। एक तो सबसे बेस्ट तो ये है कि आप सबसे पहले उनका मेडिकल करवा लें। जी ठीक है, सर। ये मेरा अपना समझ है और अपने विचार है, जो ओके मैंने सर। वहाँ देखा और उसका एक्सपीरियंस मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। जी सर। तो आप सबका मेडिकल कराएं जो डायरेक्ट ही शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हैं। ओके सर। पीपीज दें, हैंड ग्लोव्स, यस सर। और जो उनका पूरा बॉडी कवर जो आता है वो आप उनको प्रोवाइड करें। ओके सर। और उनका एक टाइमिंग फिक्स करें, 2 to 3 आवर्स से ज़्यादा किसी को एक्सपोज नहीं दें। उसकी भी अपनी स्टेट की गाइडलाइन है, या आपकी जो वर्क प्लेटफॉर्म की जो गाइडलाइंस होती है स्टेट्स की, वो आप जरूर एक बार फॉलो करें, चेक कर लें एक बार उसको, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या आपका वहाँ का क्या किस तरह की गाइडलाइन को स्टैंडर्ड बनाता है। जी तो सर। उसको क्या एक्सपोजर दें, और एरेशन अच्छा रखें वहाँ पर, वेंटिलेशन प्रॉपर रखें। जितना ओके सर। वेंटिलेशन वगैरह रखेंगे, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है हाउस फ्लाइज वगैरह, उसको करने के लिए किसी अच्छे जो केमिकल ट्रीटमेंट वाला है, या उसको आप बुलाएं और उसके आसपास का ऑर्डरलेस और उस तरह का माहौल बनाएं कि वो जो है वो अच्छे से काम कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कि उनको एक्सपोजर जो है ना, आप 2-3 आवर्स से ज़्यादा का नहीं रखें। ओके, थैंक यू सर। Sir, at Okay. last, could you please forward your email ID so that in a future, if you need any help from you, sir, please. आप कनेक्ट हो सकते हैं अगर कुछ पूछना है इंदू मैम की तरफ से, जी जी सर। है ना। और And tomorrow also again we'll be having a class, so आप attend कर लीजिएगा. पक्का पक्का, sure ma'am. Thank you डॉक्टर साहब। So thank you, Dr. Hitesh. It was a nice presentation. So you will be joining tomorrow again, sir? यस मैम। Okay. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। And